पिछले वाले टॉपिक में क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, उसके फार्मूला, उससे संबंधित हमको लगता है 5-6 सवाल किए होंगे। सही है? हाँ, 8 सवाल किए हैं अभी भी। अब इसके अलावा दूसरे प्रकार का जो है कि न्यूमेरिकल अब क्वथनांक उन्नयन में नहीं आएगा। ठीक है, 2-3 प्रकार के कराए हैं। कुछ किसी में केबी निकालना था, किसी में मोलर मास निकालना था, किसी में उन्नयन बताना था, किसी में विलयन का क्वथनांक बताना था। तमाम प्रकार के उसमें कुल मिला जुला करके सारे कवर कर लिए गए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हिमांक अवनमन। ठीक है, बिल्कुल उसी जैसा है जैसे क्वथनांक उन्नयन था, उसी प्रकार का क्या होगा हिमांक, वो हिमांक अवनमन। काफी इनके फार्मूले में क्या रहेगी, समानता रहेगी। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत एक ही जैसा होगा। ठीक है, परंतु इसको पढ़ने के बाद दोनों को मिलाकर बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। हिमांक अवनमन को और क्वथनांक उन्नयन को दोनों को मिलाकर के न्यूमेरिकल बनाता है, जो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा होने का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हिमांक एवं हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं। अवनमन का मतलब क्या हो जाना, कम हो जाना। तो हिमांक में इसमें कमी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, आप फिर क्या पढ़ेंगे, हिमांक अवनमन। ठीक है ना। अब हिमांक क्या होता है, इस बात को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या है देखिए, इसके पहले हो सकता है आप लोग ये जानते होंगे फ्रीजिंग पॉइंट को या हिमांक को, कि जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जिस टेम्परेचर पर आता है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। सही है ना। और ये जो प्रक्रिया होती है द्रव से ठोस का बनना, वो हिमीकरण कहलाता है। और जिस टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आता है उसे क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जल का हिमांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या होता है, वो हिमांक है। परंतु ये जो हिमांक अवनमन की हम लोग बात करने वाले हैं, ये भी एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब अणुसंख्य गुणधर्म है। ऐसा गुणधर्म जो विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। तो हिमांक अवनमन भी क्या होगा, एक अणुसंख्य गुणधर्म होगा। ठीक है, अभी उसको समझेंगे। अब हिमांक के लिए अभी हमने बताया कि द्रव से ठोस में बदलना जिस टेम्परेचर पर, वही क्या है, हिमांक है। परंतु जिस तरह से क्वथनांक था, क्वथनांक की एक नई परिभाषा पढ़े थे, हिमांक भी क्या पढ़ेंगे, एक नई परिभाषा। ठीक है, दूसरे तरह से हिमांक को समझाया जाएगा। सबसे इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं हिमांक को। ठीक है, इसे मान लीजिए कि इधर मैं ले लिया हूं टेम्परेचर का, टेम्परेचर इधर बोल लीजिए वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। अब जरा ध्यान से समझिएगा, वाष्प दाब है, वाष्प दाब, ये इधर हो गया ताप, टेम्परेचर। अब जरा सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि किसी द्रव को, किसी वाष्पशील द्रव को अगर गर्म करते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अगर वो वाष्पशील द्रव है, ठीक है, तो उसके वजह से वाष्प बनता है। गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो उसके वजह से क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर उसको देंगे, जितना ज्यादा गर्म करेंगे, टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे, तो वाष्प दाब का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। हम एक टॉपिक पढ़ाए थे वाष्प दाब की निर्भरता। ठीक है ना। वाष्प दाब को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला फैक्टर टेम्परेचर भी है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, परंतु डायरेक्टली नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, थोड़ा कर्व जैसा बढ़ता है। मतलब कुल मिला जुला कर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसके लिए एक स्लोप बनाते हैं। इसे मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये किसी प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का मतलब समझते हैं,
कोई शुद्ध सॉल्वेंट है जो कैसा होगा, वाष्पशील होगा। किस फॉर्म में होगा, जो प्योर सॉल्वेंट होते हैं जो वाष्पशील होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, जनरली वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जरा देखिए इस स्लोप को देखते हुए किसी भी टेम्परेचर पर चेक कर लीजिए। मान लीजिए इस टेम्परेचर पर चेक करते हैं तो वाष्प दाब इसका यहाँ पर है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जा रहा है, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी वाष्पशील विलायक का, किसी प्योर शुद्ध विलायक का टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ता है। डायरेक्टली नहीं बढ़ता परंतु थोड़े कर्व जैसा बढ़ता है। ठीक है, देखिए इस वाले टेम्परेचर पर वाष्प दाब इसका यहाँ पर है, थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाए तो वाष्प दाब थोड़ा और बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ाए तो वाष्प दाब और बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो हमको क्या समझाना है, हमको समझना है हिमांक। तो हिमांक को ऐसे समझना है, मान लीजिए जो भी लिक्विड होगा, लिक्विड चाहे ठोस में भी तो आ सकता है, क्योंकि जितने ज्यादातर लिक्विड जो होते हैं कोई ना कोई लिक्विड वो ठोस में जरूर आ सकता है, बस उसके टेम्परेचर को कम करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर कम किया जाए तो किस फॉर्म में आ जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जब सॉलिड फॉर्म में आएगा तो वही तो क्या है, हिमांक है। जिस टेम्परेचर पर आएगा उसे क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। तो ये मानकर चलते हैं कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है, जो द्रव विलायक है, जो वाष्पशील है, वो किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। तो उसका स्लोप ऐसे बना है। परंतु यही लिक्विड, यही सॉल्वेंट क्या ठोस अवस्था में भी तो हो सकता है, ठोस अवस्था में भी तो हो सकता है। इस बार भाई जैसे जल एक लिक्विड है, वाष्पशील पदार्थ है, तो इसको हम क्या ठोस में नहीं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। वो ठोस में भी जो एक ही पाया जाता है। तो हम दो स्लोप बनाएंगे, दो स्लोप। एक हम जो प्योर सॉल्वेंट है उसके लिक्विड स्टेट का स्लोप बनाएंगे, और प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट का क्या बनाएंगे, स्लोप बनाएंगे। क्योंकि चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे द्रव अवस्था में है, अगर गर्म करेंगे तो वाष्प दाब तो बनेगा। कम और ज्यादा की बात है। जैसे मान लीजिए बर्फ अगर हम ले लेते हैं, तो बर्फ को अगर गर्म किया जाए, बर्फ का टुकड़ा लिए और गर्म किया जाए, क्या बर्फ का वाष्प दाब नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा, भले कम बनेगा परंतु बनेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वाष्प दाब भी कंटेनर में क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अरे मान लीजिए बर्फ को अगर डायरेक्टली गर्म किया जाए तो अपने को सॉलिड से डायरेक्ट किस फॉर्म में आता है, गैस फॉर्म में। जब कोई मतलब सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन पढ़ाए थे, ऊर्ध्वपातन, तो थोड़ा बहुत वाष्प बनता है। ठीक है, एक बार जरा ध्यान से देखना, हमें हिमांक को समझाना है। और हिमांक के लिए क्या करेंगे, हम प्योर सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, जो वाष्पशील विलायक है, उसकी द्रव अवस्था का हमने स्लोप बनाया जो कर्व जैसा है। और इसी प्योर सॉल्वेंट का हम लिक्विड अवस्था का यहां पर बनाया गया है। अब किसका बनाएंगे हम, सॉलिड अवस्था का। चाहे वो पदार्थ सॉलिड अवस्था में हो चाहे लिक्विड अवस्था में हो, दोनों ही स्थितियों में क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। क्योंकि कैसा वो सॉल्वेंट है, वाष्पशील है। और जो वाष्पशील सॉल्वेंट होते हैं वो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में हो, उनकी वजह से वाष्प बनता है। बस कम और ज्यादा की बात है। लिक्विड अवस्था में रहेगा और सॉलिड अवस्था में रहेगा थोड़ा कम बनाएगा, और लिक्विड में रहेगा थोड़ा ज्यादा बनाएगा, लेकिन बनाएगा जरूर। तो हम दोनों का स्लोप बनाएंगे, उसके सॉलिड स्टेट का और उसके लिक्विड स्टेट का। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट का हमने प्योर सॉल्वेंट का क्या बनाया, स्लोप बनाया। ठीक है, अगर इसके सॉलिड स्टेट का बनाएंगे, ठोस अवस्था का बनाएंगे, तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से होता है। ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड होता है। ठीक है, ये है, ये जो स्लोप बनाया गया है इसकी अवस्था का है, प्योर सॉल्वेंट का ही है। प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध द्रव ही, शुद्ध विलायक ही है, परंतु लिक्विड स्टेट में नहीं है। किस स्टेट में है बच्चों, सॉलिड स्टेट में। तो इस समय भी इसका कुछ ना कुछ वाष्प बनेगा। जैसे इस टेम्परेचर पर सॉलिड, इस प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट में इस टेम्परेचर पर वाष्प दाब इतना है, टेम्परेचर और बढ़ाए तो वाष्प दाब इतना हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाए तो वाष्प दाब और बढ़ गया। तो इसमें भी वाष्प दाब बन रहा है, परंतु लिक्विड इतना नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हिमांक क्या होता है जरा ध्यान देना। देखिए ऐसा टेम्परेचर, देखिए ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी वाष्पशील विलायक का तापमान और वाष्पशील विलायक का, शुद्ध विलायक का द्रव अवस्था का तापमान और उसके सॉलिड अवस्था का तापमान जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाए, बराबर हो। जैसे मान लीजिए, फिर से समझिए, हमको क्या समझाना है, हिमांक। हिमांक को कैसे समझना है, जब किसी शुद्ध विलायक के लिक्विड अवस्था का वाष्प दाब, ध्यान से समझिएगा, लिक्विड अवस्था का वाष्प दाब
उसी प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड अवस्था के वाष्प दाब के जिस टेम्परेचर पर बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पर बराबर हो जाएगा वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सर ठीक है सर, कोई वाष्पशील विलायक है, कोई वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील विलायक द्रव अवस्था में है, उसका हमने स्लोप खींचा। वाष्पशील विलायक का सॉलिड स्टेट का हमने क्या खींचा, एक स्लोप खींचा। अब ये स्लोप क्या बता रहा है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर को रिलेट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक के लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब और सॉलिड स्टेट का वाष्प दाब जिस टेम्परेचर पर बराबर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं आगे देखूं तो ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होगा कि मान लीजिए अब तो ये ऐसे जा रहा है ना, और ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके। तो क्या कभी भी आपस में क्या हो सकते हैं, आगे चल करके मिल सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये ऐसे गया और ये ऐसे चला गया, तो कभी एक दूसरे से ऐसा कोई वाष्प दाब नहीं होगा इधर टेम्परेचर बढ़ाने पर जहां पर आगे मिल सके। हाँ, पीछे जरूर मिल सकते हैं। अगर इस ग्राफ को समझा जाए तो थोड़ा सा इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पर इस प्योर सॉल्वेंट के लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब, ये रहा लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब, और सॉलिड स्टेट के इसी टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब क्या है, बराबर है। प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड अवस्था का वाष्प दाब ये रहा, ठीक है, और प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वाष्प दाब यही है जो लिक्विड स्टेट का है। दोनों वाष्प दाब किस टेम्परेचर पर बराबर हुए हैं, इस टेम्परेचर पर बराबर हुए हैं। तो यही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। एक नई परिभाषा है हिमांक की, समझ पा रहे हो तुम लोग? तो ये हुआ किसी सॉल्वेंट का क्या, हिमांक। तो ये शुद्ध हिमांक हो गया, क्या हो गया, हिमांक। इसको बोलते हैं हम लोग टी नॉट, आप ये क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी नॉट ऑफ एफ, नॉट एफ। मतलब टी नॉट एफ को क्या बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है, शुद्ध विलायक का बच्चों क्या, हिमांक। के परिभाषा डाइजेस्ट हो रही है, धीरे धीरे डाइजेस्ट इस चीज को करिएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फिर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी वाष्पशील पदार्थ है, कोई वाष्पशील पदार्थ है, कोई भी वाष्पशील का मतलब क्या होता है, उसको जब गर्म किया जाए तो उसकी वजह से क्या बने, वाष्प बने। सो सिंपल, जो जिसकी वजह से वाष्प बनेगा वो क्या होगा, वाष्पशील। तो जो वाष्पशील पदार्थ है बच्चों, उसकी दो स्टेट हो सकती है, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में हो सकता है। तो हम उसका लिक्विड स्टेट का स्लोप बनाए और सॉलिड स्टेट का स्लोप बनाए, तो कुछ इस तरह से स्लोप आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मान लीजिए, ऐसे स्लोप आया। तो हिमांक क्या होता है, जब उस प्योर सॉल्वेंट के जो वाष्पशील विलायक है उसके लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब, इसकी लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब उसके सॉलिड स्टेट के वाष्प दाब के जिस टेम्परेचर पर बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे, हिमांक। ग्राफ को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे चलकर वाष्प दाब बराबर होगा। हाँ, थोड़ा सा इसको पीछे लेकर आएंगे, तो एक ऐसा यहां पर पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर इसका भी वाष्प दाब और इसके सॉलिड स्टेट का भी वाष्प दाब क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, क्योंकि ये किसको बता रहा है, वाष्प दाब को। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसके सॉलिड स्टेट का वाष्प दाब और उसके लिक्विड स्टेट का वाष्प दाब क्या है, बराबर, दोनों बराबर हो गया। किस टेम्परेचर पर बराबर हुआ है, इसको नीचे लेकर आइए। तो ये टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को बता रहा है, तो ये टेम्परेचर है, तो यही टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, हिमांक होगा। मतलब इतने ही टेम्परेचर पर वो किस में आएगा, सॉलिड स्टेट में आएगा। समझ में आया? अब इस टेम्परेचर से आगे जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में आएगा, इस टेम्परेचर से कम आएंगे तो और क्या आएगा, सॉलिड स्टेट में। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये एक नई परिभाषा है हिमांक की। तो हेडिंग बनाइए हिमांक, उसके बाद लिखिएगा, लिखिए, बोले कि द्रव विलायक का हिमांक, किसी द्रव विलायक का हिमांक वह निश्चित ताप है
वह निश्चित ताप है जिस पर किसी द्रव विलायक की द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था में वाष्प दाब बराबर होता है। हो गया, बराबर होता है, हिमांक कहलाता है। हो गया ना सबका। अब इसके बाद जब हिमांक समझ चुके हैं तो अब क्या समझेंगे, हिमांक अवनमन। ठीक है, क्या ये होता है हिमांक में किसी कोई दिक्कत, लिक्विड स्टेट और उसके सॉलिड स्टेट दोनों का वाष्प दाब किसी टेम्परेचर पर, किसी निश्चित टेम्परेचर पर बराबर हो जाना। जिस टेम्परेचर पर दोनों का वाष्प दाब बराबर होगा वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। कोई भी द्रव हो, चाहे जल हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब समझते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, अच्छा इसके नाम में ही आ रहा है हिमांक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या हो गया, कम हो जाना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो कुछ ऐसी स्थिति आएगी कि उसकी हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। ठीक है, और क्या वो स्थिति होगी, अवाष्पशील वाली कहानी होगी। ठीक है, चलिए ग्राफ फिर से बनाते हैं और आपको समझाते हैं। ये क्या है इस पर बच्चों, ये क्या है, वेपर प्रेशर। ठीक, और इधर क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, इधर जाने पर टेम्परेचर। मान लीजिए जिस वाष्पशील पदार्थ की बात कर रहे हैं उसके सॉलिड स्टेट का ये ग्राफ स्लोप हो गया ऐसे, मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट का हो गया। ठीक है, बन नहीं रहा सही से ना, चलिए ठीक है, ये उसके सॉलिड स्टेट का हो गया और ये हो गया उसके लिक्विड स्टेट का। ठीक है, समझाने के लिए मान लीजिए, अच्छा नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ये मान लीजिए कि वो किस अवस्था में है, ये कोई प्योर सॉल्वेंट है, जो किस अवस्था में है, या लिक्विड स्टेट में। वही प्योर सॉल्वेंट का स्लोप यहाँ पर किस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। और एक ऐसा यहाँ पर टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कौन सा है, T0 ऑफ एफ वाली कहानी। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर दोनों का जो वाष्पशील पदार्थ है उसके लिक्विड स्टेट का और उसके सॉलिड स्टेट का दोनों का वाष्प दाब क्या है, बराबर है। दोनों का वाष्प दाब बराबर, किस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर। अब इसमें क्या करते हैं, इस शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलेय डालते हैं। क्या डालते हैं, अवाष्पशील विलेय। ऐसा कोई पदार्थ डालते हैं जिसके कॉन्सेप्ट में पहले वाले में हम ये बता चुके हैं। पहले किस पे पढ़ाए थे, राउल्ट का नियम पढ़ाए, क्वथनांक उन्नयन पढ़ाए। तो उसमें ये बताए थे कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में या वो वाष्पशील विलायक में जब किसी अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि अविलेय डालेंगे तो अब अविलेय जो पदार्थ होगा उसके भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो प्योर सॉल्वेंट को थोड़ा रोक करके रखते हैं। ठीक है, तो वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है।
तो अगर हम उस प्योर सॉल्वेंट में अविलेय कोई पदार्थ डाल दें तो उसका जो स्लोप बनता है उसके प्योर सॉल्वेंट से नीचे बनता है, कुछ नीचे बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, कोई ऐसे मान लीजिए कि नीचे बनेगा। तो ये जो स्लोप बनता है ये क्या है? सॉल्यूशन का है। क्या है? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन बोले तो इसमें सॉल्वेंट भी है और सैल्यूट भी है, मतलब विलेय भी है और विलायक भी है। परंतु विलेय कौन सा है इसमें? इसमें विलेय कौन सा है? सैल्यूट कौन सा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अवाष्पशील। तो कोई अवाष्पशील विलेय को जब इस सॉल्वेंट में डालेंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसकी जो स्लोप बनती है प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट से थोड़ी क्या बनती है? नीचे बनती है। अब चेक कर लीजिए, इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वाष्प दाब ये, देखिए इस टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वाष्प दाब यहां पर है, इसी टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब यहां पर है, ज्यादा है। तो उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वाष्प दाब कम है और प्योर सॉल्वेंट का क्या है? ज्यादा है। बात सही भी है, क्योंकि अविलेय पदार्थ को डालते ही वो वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो ग्राफ बिल्कुल सही बना है। टेम्परेचर और बढ़ाइए, इस टेम्परेचर पर देखेंगे तो वाष्प दाब यहां पर है और इसी टेम्परेचर पर देखेंगे तो इसका वाष्प दाब यहां पर है। मतलब कोई भी टेम्परेचर लीजिए, सॉल्यूशन का वाष्प दाब हमेशा प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट के वाष्प दाब से हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। किसी भी टेम्परेचर पर चेक करिए, इस टेम्परेचर पर चेक करिए तो वाष्प दाब इसका इतना, इसका इतना हो गया। इस टेम्परेचर पर चेक करिए तो वाष्प दाब इसका इतना और इसका कितना हो गया? इतना हो गया। किसी भी टेम्परेचर पर चेक करेंगे तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब हमेशा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो एक बात बताइए, अब हम सॉल्यूशन का अगर हिमांक देखें, सॉल्यूशन का हिमांक देखने का मतलब अब हम सॉल्यूशन को किस स्टेट में लाना चाहते हैं? सॉलिड स्टेट में लाना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये था हिमांक का कि ऐसा कौन सा, देखिए ना कॉन्सेप्ट था कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा, ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वाष्प दाब, इस सॉल्यूशन का वाष्प दाब और प्योर जो सॉल्वेंट है उसके सॉलिड स्टेट का वाष्प दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा? तो अगर ये हमें इस स्लोप के नीचे सॉल्यूशन का स्लोप बना है तो कंफर्म है इसको आगे तो कहीं मिलेगा नहीं। क्या कहां मिलाना पड़ेगा इसको? पीछे। तो इसको पीछे लेकर इधर लेकर आएंगे, आगे थोड़ा सा नीचे से इधर बढ़ाएंगे तो कहां पर? यहां पर मिलेगा। बोलो समझ में आया? तो ये ऐसा टेम्परेचर है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिस टेम्परेचर पर जब अवाष्पशील विलेय डालने के बाद मतलब सॉल्यूशन का वाष्प दाब, ऐसा टेम्परेचर है कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब और सॉलिड स्टेट प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट का वाष्प दाब, इस टेम्परेचर पर दोनों का वाष्प दाब क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये सॉल्यूशन का हिमांक हो गया। किसका हिमांक हो गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की हिमांक को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे? टीएफ से। और नाट कब लगा था? जब उसमें अवाष्पशील विलेय नहीं डाला गया था। जब उसमें अवाष्पशील विलेय नहीं डाला गया था तो इसका हिमांक इतना था, और जब उसमें अवाष्पशील विलेय डाल दिए तो इसका हिमांक कितना हो गया? टी ऑफ एफ हो गया। बोलो समझ में आया? अब एक बात बताना कि बताइए कि जब हम अवाष्पशील विलेय को डाले हैं तो ये उसके हिमांक में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? कमी हुई है, क्योंकि पहले टी नॉट था। देखिए टेम्परेचर इधर जाने पर बढ़ेगा ना, उसके ओरिजिन से इधर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहले टेम्परेचर यहां पर था, अवाष्पशील विलेय को डाल दिए तो टेम्परेचर थोड़ा क्या आ गया? पीछे आ गया, हिमांक वाला टेम्परेचर। तो टी नॉट ऑफ एफ से क्या हो गया? टी एफ हो गया। तो ये जितने की कमी आई है इसी को बोलते हैं हिमांक अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीएफ से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टीएफ। तो यहां पर प्रत्येक सिंबल का अगर अर्थ लिखा जाए तो सबसे पहले टी नाटा एफ आया था। टी कौन है जी? समझ में नहीं आ रहा है? दिशा बताना, टी नाटा एफ क्या है? बोलो बोलो, नकल मत मारना, शुद्ध बोलो जल्दी से। हाँ, शुद्ध विलायक का हिमांक। चलो बहुत बढ़िया। चलो टी ऑफ एफ क्या है? हाँ तुम ही बताओ। बिलियन का हिमांक। शुद्ध सेंटेंस बोलो, बिलियन का हिमांक। मतलब जो अवाष्पशील विलेय को डाल चुके हैं तो बिलियन का क्या हो गया? हिमांक। पड़ोसी बता दे उसके, लेफ्ट वाली।
डेल्टा टी अब क्या बताओ, डेल्टा टी अब बोलो, कहा ना बोल रही है तू, अब लेफ्ट राइट भी नहीं जानती तू। डेल्टा टी अब, डेल्टा टी अब क्या बोलेंगे तू बता अनुराग। हिमांक अवनमन, कितनी हिमांक में कमी हुई है, बैठकर तू यहीं पर कथा सुन, प्रसाद मिलेगा लेकर चली जाना। हिमांक अवनमन, तो मामला यह है बच्चों कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो उसकी हिमांक में क्या आ जाती है, कमी। हिमांक में कमी इसलिए आ जाती है जिससे मामला, अच्छा हिमांक होता क्या है, हिमांक का मतलब ये हुआ ना कि अपने लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आते हैं तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिस्टमेटिक रूप से अरेंज होते हैं, एक अरेंजमेंट उनका होता है। तो अब अवाष्पशील विलेय के आ जाने की वजह से अब थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करता है अवाष्पशील विलेय, अब उसको अरेंज होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो टेम्परेचर को और पीछे लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। तो यही है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो इसकी हिमांक में क्या आती है, कमी आती है। जो हिमांक में कमी आती है उसी को क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी को अगर हम पहले अगर वो उन्नयन की बात करें, क्वथनांक की बात करें, तो क्वथनांक में क्या था कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। कोई दिक्कत वाली बात, इन दोनों कहानी में क्वथनांक उन्नयन हो या हिमांक अवनमन हो, दोनों की कहानी में एक बात कॉमन है, एक बात कॉमन है। राकेश बताना कौन सी बात कॉमन है। हिमांक क्वथनांक उन्नयन में और हिमांक अवनमन में एक बात कॉमन है, दोनों में एक चीज मिल रही है। क्या मिल रही है बताओ हमें, एक बात कॉमन है, वो कॉमन चीज ढूंढो, मुझे बताओ वो कॉमन क्या है। दाब, किसका दाब, सही बताओ दाब, लेकिन वाष्प दाब, ठीक है ना। क्वथनांक उन्नयन में भी अवाष्पशील विलेय को डाले थे तो वाष्प दाब में क्या हुई थी, कमी, और इसमें भी क्या हो रही है, कमी। देखिए इसमें भी प्योर सॉल्वेंट में जब हम अवाष्पशील विलेय को डाले हैं तो इसका स्लोप क्या बना है, नीचे बन गया है। तो इसमें भी वाष्प दाब में क्या हुई, कमी। तो चाहे क्वथनांक उन्नयन हो चाहे हिमांक अवनमन हो, अवाष्पशील विलेय को डालने के बाद वाष्प दाब में क्या होती है, कमी ही होती है। परंतु क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन होता है, और हिमांक में क्या होती है, कमी होती है। याद रहेगा ना। चलो ठीक, अब थोड़ा फार्मूले से खेलते हैं जरा इसका। अगर हम डेल्टा टीएफ का मान निकालना चाहेंगे तो नीतू जरा बताना हमें, टीएफ बड़ा है कि टी नॉट एफ बड़ा है। हाँ, तो इसका अगर डेल्टा टीएफ का मान निकालना चाहेंगे तो यहां से डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा क्या, टी नॉट ऑफ एफ, मतलब ज्यादा टेम्परेचर में से इस टेम्परेचर को घटा दीजिए, मालूम चल जाएगा कितने का अंतर हुआ है। तो टी नॉट एफ माइनस क्या हो जाएगा, टीएफ, ठीक है। ये फार्मूला मिल गया। और फार्मूले की बात करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये देखा जाता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जो ये डेल्टा टीएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। किसके, मोलालिटी, मोलालिटी बोले तो मोललता, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। मोलालिटी जितनी ज्यादा होगी ये हिमांक अवनमन भी उतना क्या होगा, कम होगा। हिमांक में भी उतनी क्या होगी, कमी होगी। मोलालिटी जितनी ज्यादा हिमांक में कमी उतनी ही कमी होगी। अब इस हिमांक में कमी का मतलब जैसे मान लो कि 0 से हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, और मान लीजिए इसकी मोललता और ज्यादा आ गई तो -2 की जगह कितना हो जाएगा, -4 भी हो सकता है। तो मोलालिटी जितनी ज्यादा हिमांक अवनमन का मान भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक काम कर लेते हैं, अब डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल, अच्छा मोलालिटी का फार्मूला, मोलालिटी का सूत्र क्या होता है, विलेय का, हाँ, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो, अच्छा एक बात और सुनो, हमने बताया था अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, ऐसा कोई भौतिक गुण जो जिसका मान विलेय की मोलों की संख्या पर या विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जरा देखो डेल्टा टीएफ हिमांक जो अवनमन है, हिमांक अवनमन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विलेय के मोलों की संख्या के। विलेय के मोल जितने ज्यादा रहेंगे, विलेय के मोल जितने ज्यादा रहेंगे हिमांक अवनमन का मान भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हैं। हिमांक अवनमन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ,
उतनी हिमांक में क्या आएगी, कमी आएगी, हिमांक में कमी। अगर हम 10 ग्राम विलेय डाले हैं, सपोज दैट 10 ग्राम विलेय डाले हैं तो कुछ हिमांक में कमी आई है, 10 की जगह पर 50 ग्राम डाल दिए तो ज्यादा हिमांक में कमी आएगी, मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था मालूम चला कि -10 में चला जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो विलेय जितना ज्यादा हिमांक अवनमन भी उतना ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं ना कि हिमांक अवनमन भी एक क्या है, अणुसंख्यक गुण धर्म है, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, विलेय की मोलों की संख्या पर। और अणुसंख्यक गुण धर्म किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक गुण जो विलेय की मोलों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसे क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुण धर्म बोलते हैं। कितने होते हैं, 4। एक पाला क्या था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या पढ़ाए हैं, क्वथनांक उन्नयन, और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, कौन सा, हिमांक अवनमन। एक और बचा हुआ है, वो क्या है, तो 4 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया अणुसंख्यक गुणधर्म। अब जरा इसको तोड़ते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर, हम लोग जानते हैं जब भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल हटता है कहीं नई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहां पर भी एक नई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग के आप एफ। वहां पर क्या मिला था उन्नयन में, के आप बी, तो यहां पर मिलेगा के आप एफ इंटू क्या हो जाएगा, मोलालिटी। ये हो गया फार्मूला। क्या ये फार्मूला उससे मैच नहीं कर रहा है क्या, उन्नयन से? यहां पर क्या था, डेल्टा टीबी था वहां पर, फिर यहाँ पर के आप बी था, फिर मोलालिटी था। यहाँ पर बी की जगह पर क्या हो गया, सिर्फ एफ हो गया। और यहाँ पर जो बच्चों के आप एफ है, ये क्या है, मोलल अवनमन, हाँ अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक है। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करेगा, विलाय की प्रकृति पर, विलाय के प्रकृति पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? अब इसके यूनिट की अगर बात करेंगे, यूनिट ऑफ के एफ, ठीक है, यूनिट ऑफ के एफ, के बेस एफ। ठीक है, तो कैसे, अब इसका फार्मूला बनाएंगे के एफ का, तो कैसे हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, तो डेल्टा टी एफ बोले तो क्या है, एक तरह से देखा जाए तो के एफ, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, मोलालिटी। तो यहां से अगर इसका मात्रक निकालेंगे तो डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कैसा है मात्रक, केल्विन। अब मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोललता का मोल प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर मोल हो जाएगा, अब प्रति क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम कहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो जो केबी का मात्रक था वही किसका मात्रक है, केएफ का मात्रक, तो मात्रक समान हो गया, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो, अगर मान लीजिए इसको पूछता है, परिभाषित करने के लिए कहता है, डिफाइन करने के लिए कहता है कि केएफ को क्या करिए, डिफाइन करिए। डिफाइन का मतलब क्या करना है आपको, परिभाषित करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए अगर हम फार्मूला यहां पर देख रहे हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, के ऑफ एफ इंटू क्या, मोलालिटी। अगर विलेय का मोल, अगर जो विलेय है, विलेय का मोल कितना ले लें, 1 मोल ले लें, कितना मोल, 1 मोल। अब विलायक का द्रव्यमान कितना ले लें बच्चों, विलायक का द्रव्यमान कितना ले लिया गया, 1 किलोग्राम ले लें, तो फार्मूले में रखेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के ऑफ एफ इंटू 1/1। तो उस स्थिति में डेल्टा टी एफ किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हो गया, डिफाइन भी हो गया। तो जब हम किसी विलयन में विलेय का 1 मोल ले, मतलब 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में अगर विलेय का 1 मोल ले लें, तो उसका जो हिमांक अवनमन आएगा वो मोलल अवनमन स्थिरांक के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हिमांक अवनमन समझ में आया? ठीक है, क्या याद आया कि जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को डालते हैं तो उसकी हिमांक में क्या आती है, कमी। जो हिमांक में कमी आती है उसे क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन। बाकी सभी कहानी। तो पहले थियरी लिखिए, थियरी बनाइए हिमांक अवनमन, 2-4 लाइन थियरी लिखिए, उसके बाद इसको उतारिए। थियरी बोले, 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है, एक मिनट का मतलब 10 MB, 10 MB से ऊपर हो जाएगा। 1 मिनट की कीमत है सर, स्पेस बहुत कम है, रोकना पड़ जा रहा है। हेडिंग बना लिए,
लिखिएगा, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर हाँ, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, वो वाष्प दाब कम हो जाता है। तथा परिणाम स्वरूप द्रव का हिमांक भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप द्रव का हिमांक भी कम हो जाता है, अर्थात वाष्प दाब में अवनमन ही विलयन के हिमांक को घटा देता है। अर्थात वाष्प दाब में अवनमन ही विलयन के हिमांक को घटा देता है। विलयन के हिमांक को घटा देता है, क्योंकि हिमांक में वाष्प दाब में कमी हुई है, जिसकी वजह से इसके हिमांक में क्या हो गई, कमी। अगर इसमें कमी नहीं होती तो हिमांक वही रहता, तो वाष्प दाब में कमी होने की वजह से अब यहां पर मिलेगा, तो इसी की वजह से वो कम हुआ है, घटा देता है। विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर ही विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर ही विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर ही हिमांक अवनमन कहलाता है। हेडिंग बना दिए, मोलल अवनमन स्थिरांक। बोले, लिखिए, मोलल अवनमन स्थिरांक KF, मोलल अवनमन स्थिरांक KF उस हिमांक अवनमन के बराबर होता है मोलल अवनमन स्थिरांक KF उस हिमांक अवनमन के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को, जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त होता है। हो गया। चलिए, हमने कहा कि ये जो KF है किस पर डिपेंड करता है, विलायक के प्रकृति पर। अगर विलायक चेंज हुआ, विलायक अगर चेंज हो गया, विलायक बदल गया, तो KF का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये सवाल में कंसीडर रहता है, दिया रहता है, फिर भी हम इसको बता देते हैं किसके लिए क्या क्या मान है। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पर लिख लेते हैं कोई विलायक, यहां पर विलायक, और यहां पर किसका मान लिख लेते हैं, KF का। अब किसमें मान होगा, मान किसमें होगा, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल में। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे सबसे ज्यादा बच्चों क्या आता है जानते हो, सबसे जो ज्यादा आता है वो वाटर आएगा, मतलब जल आएगा, और जल के लिए इसका मान होता है 1.86। इसके बाद जो दूसरा दिखाई देता है वो बेंजीन दिखाई देता है, बेंजीन C6H6। हाँ, बेंजीन के लिए जो इसका मान है 5.12, 5
31.12। तीसरा जो ज्यादातर आपको दिखाई देता है, तीसरा है एथेनॉल C2H5OH, इसका मान 1.99 करके दिया है। ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दिया है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 31.8, 31.8। ठीक है। ये कुछ सॉल्वेंट हो गए जिनका क्या है KF का मान दिया हुआ है। क्लोरोफॉर्म में भी है CHCl3 पांचवा, इसका जो मान है क्लोरोफॉर्म का CHCl3 का 4.70। किसी की मान याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये सवाल में क्या करता है, कंसीडर किया रहता है। हाँ, याद करने का इतना ही शौक है तो जल का याद कर लीजिएगा और बेंजीन का। ठीक है, याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। जल के लिए 1.86 और बेंजीन के लिए कितना 5.12। बाकी सवाल में कंसीडर रहेगा, अपना इधर उधर करके दिया रहेगा। 31.8 ये नोट कर लिए। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, बस सबको छोड़ देंगे। इसे मान लीजिए क्वेश्चन है एक छोटा सा, वही शांत रहो। इसे मान लो कि 45 ग्राम हम एथिलीन ग्लाइकॉल लिए हैं। 45 ग्राम एक कोई विलेय है ना, 45 ग्राम विलेय है। कौन सा विलेय है? एथिलीन ग्लाइकॉल। सूत्र क्या होता है? C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकॉल को हमने 600 ग्राम जल में क्या कर दिया, डाल दिया। विलायक कौन है बच्चों? हाँ, विलायक जल है, इसमें डाल दिया। तो डालने के बाद हम एक बात बताओ, ये विलेय जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है ये अवाष्पशील विलेय है। कैसा है? अवाष्पशील विलेय है। तो एक बात बताओ, जल में डालने के बाद इसकी हिमांक में कमी होगी कि नहीं होगी? तो आपको कितनी की कमी होगी डेल्टा TF बताना है। क्या बताना है? डेल्टा TF। और आपको ये भी बताना है T ऑफ F बताना है। क्या बता लेंगे? T ऑफ F और डेल्टा TF हो जाएगा शायद। चलाइए तब कलम फटाक से चलाइए। 45 ग्राम अवाष्पशील विलेय एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में विलेय कर एक विलयन बनाया गया है। तो बताइए कि उसका हिमांक अवनमन कितना होगा और विलयन का हिमांक कितना होगा? हाँ, चलो ठीक है, लगाते हैं सर, सबका हाथ कांप रहा है। हाँ, कुछ ऐसा अब सही लग रहा है, सही लग रहा है। चलो देखते हैं, अब जो आएगा सो आएगा। चलिए, हमें निकाला था बच्चों डेल्टा TF, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा TF बराबर होता है K ऑफ F इंटू क्या होता है? मोलालिटी। कोई दिक्कत वाली बात? तो डेल्टा क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू, अच्छा जल के लिए KF का मान कितना बताए हैं? 8-6। हाँ, मोललता, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। विलेय कौन है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका द्रव्यमान कितना है? 45। इसका मोलर मास निकालेंगे तो 62 आएगा। बोल सही है? तो हो जाएगा 62 बटे विलायक कितना है? 600 ग्राम बटे ग्राम है तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। ये ऊपर यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ से डेल्टा TF बराबर 1.86 गुड़े कितना? 45 गुड़े कितना? 1000। अब बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 62 गुड़े कितना? 600। कोई दिक्कत वाली बात? एक बात बताओ, क्या मैं दशमलव हटाकर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं 2 0 से 2 0 काट सकता हूं? क्या 1 0 से 1 0 काट सकता हूं? खत्म। क्या मैं इसको 3 बार में काट सकता हूं? 62 तिहाई 186, 6 तिरी 18, 180, 2 तिहाई 6, 186। कोई दिक्कत वाली बात? यहां से 60 बचा है ना, 3 1 कम 3 और 3 दूना के कितना हो गया? 6। तो डेल्टा TF बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ऊपर का बचा है वल्ली 45 और नीचे क्या बचा है? सिर्फ 20 बचा है। बोल सही है? 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब भाग नहीं जाएगी, 2 बचे कितना हो गया? 10। दशमलव एक अंक आगे कर देंगे क्योंकि 2 से भाग दिए हैं, तो हो जाएगा 2.25। क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन में लिख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में कोई दिक्कत नहीं है। अंतर डिग्री सेल्सियस में बता सकते हैं और केल्विन में भी। अब मुझे तो पाला तो निकल गया, अभी हमको क्या निकालना था?
TF निकालना था, TF निकालना था। तो दूसरा फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर T नॉट ऑफ F माइनस T ऑफ F। मुझे चाहिए TF, सही है, तो इसको इधर लेकर आए तो क्या हो गया प्लस, इधर T नॉट F पहले से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो गया। T नॉट F कितना कितना T नॉट F 273.15 माइनस कितना कर दें बच्चों 2.25। अब इससे घटा दो, जोड़ घटाना गुणा भाग ना आए तो, अब देखो 2.25 जीरो हो गया, 11 में से 2 जा 9, अरे वाह सर क्या बात, 0 7, हाँ 270.9। अब सही है सर, थोड़ा सा मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कल सवाल परोसेंगे अच्छे अच्छे।